हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी के शॉर्ट नोट्स करने जा रहे हैं। और आपको पता है शॉर्ट नोट के इस सीरीज में हम उस चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो कि आपको 100% रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आपको अच्छे से रट के जानी है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट करने के बाद आप इसके क्वेश्चन लगा दीजिएगा, फिर चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास। आपको पता है होमोलॉगस सीरीज आपको चैप्टर में पढ़ाई जाती है। होमोलॉगस सीरीज में किसी भी दो मेंबर जो होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन का। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे एल्केन की हम होमोलॉगस सीरीज को देखें तो पहला मेंबर होता है CH4 और दूसरा मेंबर होता है C2H6, है ना। ये तो होता है 2 दूनी 4 प्लस 2 6। हाँ, अब देखो इसमें एक कार्बन का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, और दो हाइड्रोजन का, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन यानी CH2 का डिफरेंस होता है किसी भी होमोलॉगस सीरीज के लिए, ये ट्रू होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन के कंपाउंड का CnH2n+2, ये तो फॉर्मूला होता है एल्केन का, इसको याद रखना। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है, Cn और H2n। ठीक है, तो जितना कार्बन होगा उसके दो गुना हाइड्रोजन होगा एल्कीन के केस में। एल्काइन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, तो हाइड्रोजन के नंबर में 2n में आपको दो और माइनस करना है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आपको याद करना है। ठीक है, अच्छा नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर पूरा एक बड़ा टॉपिक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी याद होना। ठीक है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो याद होनी चाहिए कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है कौन सा कम। तो देखो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH, फिर उसके बाद SO3H सल्फोनिक एसिड, इसके बाद हमारा C डबल बॉन्ड O जिसको एसिड एसिड एनहाइड्राइड आप कहते हैं। ठीक है, फिर COR, फिर COX, फिर CONH2, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर CHO, C डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ही आगे आया, यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन है, फिर अल्कोहल, फिर SH है यानी थायो अल्कोहल। और फिर उसके बाद अमीन्स आते हैं जहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन होते हैं। NH2 जिसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब 3 डिग्री अमीन लिखा है मैंने। फिर अमीन के बाद डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमारा जो ईथर आता है यानी जिसके में जिस बीच में ओ होता है, दोनों साइड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद आता है ईथर, याद रखना। ठीक है, कभी कभी हम ईथर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी ईथर के कंपेरिजन में। ठीक है, फिर NO2 और उसके बाद एक्स एक्स यहाँ पे हेलोजन होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी भी प्रायोरिटी देखो काफी कम है, डबल ट्रिपल बॉन्ड से भी कम प्रायोरिटी है इनकी। ठीक है, और आखिरी में एल्कीन आ जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तब नोमेनक्लेचर आप कर लेंगे। और बेसिक रूल्स तो आपको पता ही है नोमेनक्लेचर के, है ना। लंबी चेन ढूंढो, फिर उसमें नंबरिंग करो, यही आपको करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स की। तो देखो आइसोमर्स दो तरह के आपको पढ़ाया गया है स्ट्रक्चर वालों में, आपके ये 5 तरह के आइसोमर हैं। सबसे पहला चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में पेरेंट चेन जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे पहले 4 कार्बन की थी तो अब 3 कार्बन की हो गई, या 2 कार्बन की, 2 की तो नहीं होगी लेकिन फिर भी 3 कार्बन की हो गई, 2 की हो गई। तो बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन जो होगा वो बदल जाएगा, उसे हम कहेंगे चेन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, साइड चेन की पोजीशन अगर चेंज हो जाए, है ना, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज हो जाए, या डबल ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, फिर आता है मेटामर। मेटामर जो होता है ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में होता है। पॉलीवैलेंट मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि एक से ज्यादा जगहों से बॉन्डिंग कर सकें। ठीक है, इसमें होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है अलग अलग एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक, और वो ग्रुप्स एक दूसरे से जब चेंज होते हैं तो हम कहते हैं कि मेटामरिज्म शो हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें मेटामर में, तो जैसे मैं एक कीटोन का एग्जांपल जैसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 5 कार्बन है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो देखो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये इधर से भी ज्वाइन कर रहा है, इधर से भी। ये हमारा कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन है। अच्छा, इसी कंपाउंड का एक फॉर्म ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये 5 कार्बन है और मान लेते हैं डबल बॉन्ड O इधर आ गया। अब देखो जो क्या कहते हैं हमारा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ जो है एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे देखो इथेन थे, ये भी इथाइल था, मतलब इधर भी इथाइल ग्रुप था, इधर भी इथाइल ग्रुप। अब इधर देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप हो गया। बेसिकली पहले दोनों साइड दो दो कार्बन के ग्रुप थे, अब एक साइड एक हो गया और दूसरे साइड 3 कार्बन हो गए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ये दोनों मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मेटामेरिज्म, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड।
फंक्शनल आइसोमेरेस, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कई बार चेंज हो सकता है, जैसे अगर एक एल्डिहाइड है तो वो कीटोन में चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं, सी सी सी, ये डबल बॉन्ड है, हमारा कीटोन है। ठीक है, अब इसी का एक आइसोमर आपको इस तरीके से दिखेगा, सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये देखो, अगर आप हाइड्रोजन भी जोड़ दें इधर, तो मान लेते हैं यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, H2, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो अब देखो तीनों, दोनों में फॉर्मूला देखो, C3H6O है ना, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इरेज करके फिर से दिखते हैं, सही से नहीं दिख रहा है ना, हाइड्रोजन के साथ लिखता हूँ मैं। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, हमारा कीटोन ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और दोनों का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो C3H6O है, ये C3H6O है। ये भी देखो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन टोटल, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो C3H6O। तो C3H6O दोनों इसी के कंपाउंड, ये भी और ये भी, लेकिन देखो फंक्शनल ग्रुप बदल गया है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो गया तो उसको हम फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, अगला देखो, रिंग चेन आइसोमर में क्या होगा, अगर रिंग से चेन बन रही हो या चेन से रिंग बन रही हो तो उसको हम रिंग चेन आइसोमर कहेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ऐसे एक एक लाइन अगर आप याद रखेंगे तब भी आपको पहचानना बहुत आसान होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डबल बॉन्ड आइसोमर, या सॉरी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको डीबी कहते हैं, और ये आइसोमर बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है ये पाई बॉन्ड प्लस रिंग के बराबर होता है। जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे निकालने के पहले फॉर्मूला देख लो फिर मैं समझाता हूँ। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है C+1 यानी नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस H+X-N/2। ये हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, मतलब कार्बन जितने होंगे उसमें एक ऐड कर दो, फिर माइनस करना है आपको हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2, इतने को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड और रिंग को बताता है। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया 1, 1 आ गया, तो हमारे पास हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो, वन वन डबल बॉन्ड, है ना, या फिर हो सकता है एक रिंग बने, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया 1। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट Db2 आ गया तो हमारे पास ये हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड है साथ में एक रिंग है। तो देख रहे हो, डबल बॉन्ड और रिंग को मिला के डीबी आता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों चीज के बारे में आपको बता देता है। तो आइसोमर बनाने के समय ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, हमें पता चल जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है किसी कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर Dbe2 आ गया तो इसको हम कहेंगे, एक हो सकता है ऐसा कंपाउंड बने जिसमें एक डबल बॉन्ड साथ में एक रिंग हो सकता है एक कंपाउंड ऐसा भी बनेगा जिसमें दो डबल बॉन्ड हो और एक भी रिंग ना हो। ठीक है, तब भी तो Db2 ही आएगा। या फिर हो सकता है ऐसा कंपाउंड बने जिसमें दो रिंग हो और जीरो डबल बॉन्ड हो। तो देख रहे हो, तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों आपके सामने आ गई। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फायदा होता है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको आता है तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जिस हिसाब से पता है, तो ये पाई बॉन्ड और रिंग दोनों चीज के बारे में बताता है। ठीक है, पाई बॉन्ड और रिंग के बारे में। ठीक, अच्छा, अब आते हैं, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया। अब टाइटोमेरिज्म देखो, तो टाउटोमेरिज्म क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये भी एक तरह का आइसोमेरिज्म होता है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये sp2 कार्बन पे नहीं होना चाहिए, या फिर ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। ब्रिज हेड कार्बन मतलब जैसे कभी आप कंपाउंड देखते हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं कुछ कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का कुछ कंपाउंड है और एक बॉन्ड ऐसा दिख गया आपको, तो इसको हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ये वाला कार्बन जो है इसको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्फा एच है ये ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके ऊपर अल्फा एच है तो ये भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी sp2 वाला डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, तो sp2 और ब्रिज हेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो टाउटोमेरिज्म तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन हो लेकिन वो sp2 या फिर ब्रिज हेड कार्बन पे ना हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आपके सिलेबस में एक ही तरह का टाउटोमेरिज्म है, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। ठीक है, स्टेबिलिटी हमेशा कीटो की ज्यादा होती है, इनॉल की कम होती है, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो सकता है, लेकिन कब, अगर रेजोनेंस पाया जाए, जैसे कीटो से इनॉल बना और इनॉल में रेजोनेंस है तो वो कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, या एरोमेटिसिटी है रेजोन उसमें इनॉल फॉर्म में, तब वो ज्यादा स्टेबल होगा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है इनॉल में
तब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 3 केसेस होंगे, उस केस में इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा कीटो से, बाकी हर जगह इस कीटो जो फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, ठीक है। गामा टाउटोमेरिज्म जो है ये एक बार काफ़ी पहले उसमें आया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इस वजह से कभी कभी आपको पढ़ाया जाता है। ये इसी कंपाउंड में देखा जाता है जो आपके सामने दिख रहा है, जहाँ पे ये जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है ये उठ के इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो अभी ये कीटो था, सी डबल बॉन्ड O, भाई कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे देखो एल्कोहल बन गया, तो इनॉल इसको कहते हैं। तो यही है कीटो इनॉल। तो कीटो इनॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे गामा टाउटोमेरिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जैसे ये हमारा ग्रुप है, रेड वाला स्केच लेते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, कीटो ग्रुप है ना। अब इस ग्रुप में ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस ये वाला अल्फा कार्बन sp2 है, तो इस पे जो हाइड्रोजन होगा उसको हम यूज ही नहीं कर सकते हैं टाउटोमेरिज कराने में, है ना, क्योंकि sp2 पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को भी हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी sp2 है। इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं जो कि हमारा कहाँ पे है, लेकिन अल्फा पोजीशन पे नहीं है हमारे पास, या गामा पोजीशन पे है। तो ये जो पहला वाला, ये वाला जो है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और ये गामा पोजीशन पे है, जिस पे हम हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ। तो देखो गामा पोजीशन, अल्फा पोजीशन इसमें कहाँ है, दो दो है अल्फा पोजीशन, एक ये है और एक ये वाली अल्फा पोजीशन है। लेकिन किसी भी अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो sp2 पे है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन मतलब टाउटोमेरिज्म तो हो नहीं सकता, नॉर्मल वाला टाउटोमेरिज्म, तो यहाँ पे गामा टाउटोमेरिज्म होता है। और गामा वाला जो हाइड्रोजन है वो ऊपर जाता है। अच्छा, गामा वाला क्यों जाता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आके चल के बन जाता है, नहीं तो गामा टाउटोमेरिज्म जो है वो कॉमन नहीं है, वो नहीं होता है जनरली। हमेशा टाउटोमेरिज्म जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन से होता है, गामा हाइड्रोजन से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे गामा हाइड्रोजन से हो गया क्योंकि आगे चल के कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास कंपाउंड बना है फिनॉल, बेसिकली एरोमेटिक है, इसी वजह से यहाँ पे गामा टाउटोमेरिज्म देखी गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सही से आपको दिखेगा। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने टाउटोमेरिज्म समझ ली, ठीक है। अब देखो, अगर एक ओपन चेन कंपाउंड है हमारे पास, तो जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे कि ये आपके सामने दो एग्जांपल है, जैसे ये एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो भाई हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे H और ऑक्सीजन दोनों जस्ट बगल बगल है। और ओपन चेन कंपाउंड के लिए ये है ना, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए नहीं है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जस्ट बगल बगल वाले कार्बन पे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड देख लो, इस कंपाउंड में देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक कार्बन छोड़ के है ना, देखो ये कार्बन है, फिर एक कार्बन ये छूटा हुआ है, फिर ये कार्बन है, तो एक कार्बन छूट के है, इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो ओपन चेन कंपाउंड्स में जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N या फिर N डबल बॉन्ड N पे अलग अलग ग्रुप के वजह से होता है। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड C ही जो है वो हमारे सिलेबस में देखने को मिलता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब आइसोमेरिज्म हो जाता है तो उसमें हम सिस, ट्रांस, सिन, एंटी और EZ टाइप की नॉमेनक्लेचर या नेमिंग करते हैं। सिस ट्रांस आपको पता है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C है हमारे पास, यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन इधर है। तो देखो याद रखना, ये और ये बराबर सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होगा, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अच्छा, इसको हम सिस कहेंगे, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को ट्रांस कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, तो अपोजिट जब एकदम डायगोनल टाइप की जगह पे क्लोरीन दिख रहा है तो हम उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांस हो गया, सिस हो गया। इसी तरीके से सिन और एंटी जो टर्म है वो H और OH के बेसिस पे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और मतलब OH अगर दोनों सेम साइड पे हैं तो सिन यूज किया जाएगा, अगर H और OH दोनों अलग अलग साइड पे हैं तो एंटी यूज किया जाएगा। इस हिसाब से आप सिन एंटी बता सकते हैं। EZ किस हिसाब से बताया जाता है, सिमिलर है सिस और ट्रांस के, अगर ट्रांस कंपाउंड आपको दिख रहा है तो E यूज करो, और अगर सिस कंपाउंड आपको दिख रहा है तो Z लिख दो, ठीक है। तो इसी को हम EZ कहते हैं, मतलब ट्रांस बेसिकली E जो है वो ट्रांस के बराबर है और Z जो है वो सिस के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे CIP रूल यूज किया जाता है। CIP रूल बेसिकली क्या होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम बड़ा कंपाउंड कोई लगा दें, हाइड्रोजन और क्लोरीन की जगह कुछ और लगा दें, ठीक है, एक सेकंड रुको, हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पे हम लगा देते हैं यहाँ पे
यहाँ पे लगाते हैं COOH, यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, जैसे कुछ बताओ, OH लगा देते हैं, है ना, इस तरह से पता लगाते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे OH लगा देते हैं, और यहाँ पे COOH लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा कंपाउंड। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला पहला आइटम ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला आइटम इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, अच्छा ये तो सेम है, सेम के बेसिस पे नहीं। CIP रोल के लिए थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल काम नहीं आएगा, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लोरीन, मान लेते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं, और यहाँ पे मान लो CH3 लगा दिया, और यहाँ मान लो हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन डाल दिया। ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन में से देखो कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। क्लोरीन का ज़्यादा है, इसको 1 कह दो। ठीक है, इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2, मतलब कम है, इसको 2 कह दो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहला आइटम CH3 में सबसे पहला आइटम हमारे पास कार्बन है ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला आइटम कार्बन है। तो कार्बन को और हाइड्रोजन को कंपेयर करो। ठीक है, बाद वाले अगर मान ले यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद भी कुछ होता तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कार्बन के बाद कुछ होता, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ कार्बन है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही डाल देते हैं। यहाँ पे मान लेते C2H6 है, C2H6 है। देखो देखो, दोनों में पहला पहला कार्बन हो गया, तो उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं उस पे हम देखेंगे। ठीक है, इसको CIP रूल कहते हैं। तो जैसे इसमें इस कार्बन से पहला यहाँ पे जुड़ा हुआ एटम कार्बन है, इस कार्बन से इधर भी पहला एटम जो जुड़ा है वो कार्बन है। तो इन दोनों को आप छोड़ दो, क्योंकि कार्बन दोनों साइड आ गया। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन आ गया। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखो, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, C2H6 का ऑब्वियसली ज्यादा है, C2H5 रहेगा, सॉरी यहाँ पे, है ना, C2H5 का ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसको 1 कह दो, और इसको कह दो 2। अब देखो, अगर 1 और 1 डायगोनली अपोजिट हैं, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पे E, है ना, ट्रांस कहेंगे, या E कह देंगे, क्योंकि 1 और 1 अपोजिट है ना। अगर यहाँ पे 2 और 2 अपोजिट है, देखो 2 और 2 अपोजिट है, तो ये ट्रांस हो गया। अब यहीं पे अगर 1 2 जो है आपका सेम साइड आ जाता है, जैसे 1 यहाँ पे होता और यहाँ पे भी 1 होता, तो आप उसको Z कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं CIP रूल। बेसिकली आपको क्या करना है, 1 2 कह देना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 नंबर दे दो, जिसका कम है उसको 2 कह दो, और उसी हिसाब से कंपेयर कर लो, आपको Z और E लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो आसान था ये भी, यही होता है CIP रूल। CIP का फुल फॉर्म कुछ कॉहन इनगोल्ड प्रेलॉग करके कुछ था, है ना, पूरा कंफर्म नहीं याद है मुझे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इतनी चीज आपको याद नहीं होगी, बाकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लो एल्केन में देखना है, तो देखो एक चीज आपको याद रखना है कि रिंग में, कोई रिंग है, साइक्लो एल्केन मतलब कोई रिंग है ना, रिंग में किन्हीं 2 sp3 कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों, मतलब 2 अलग अलग sp3 कार्बन हैं, उन पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो हमें साइक्लो एल्केन में GI देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं ये आपका साइक्लोएल्केन है। ठीक है, ये आपका साइक्लोएल्केन है। मान लेते हैं इस कार्बन पे हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दिखा, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दिखा, है ना। तो ये देखो, अब जरूरी नहीं अपोजिट अपोजिट हो सकता है, इसके अलावा इस कार्बन पे दिख जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 sp3 कार्बन हैं, जिनके ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, सिस ट्रांस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये साइक्लो एल्केन की बात है ना, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सारे, है ना। अच्छा, साइक्लो एल्कीन की बात करते हैं। साइक्लो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो उसके लिए 8 कार्बन की, कम से कम 8 कार्बन की रिंग होनी चाहिए। तो 8 कार्बन की अगर आपको रिंग दिखाई दे रही है जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं, तो वो क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एलील, एलील क्या कहते हैं, लगातार डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे कार्बन के कंपाउंड में होता है उसको एलील कहते हैं। ठीक है, एलीन। तो एलियंस में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपको दिखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। ठीक है, एग्जांपल भी देखो, यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है। इसके अलावा जो कार्बन्स हैं पहले और आखिरी, इन पे जो ग्रुप लगे हैं वो अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमीन लगा हुआ है, या हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पे भी लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपस में नहीं सेम होना चाहिए, ये और ये अलग होना चाहिए, आप इन दोनों के अलग होनी चाहिए, और ये दोनों अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर होंगे एलिन में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा, गिवन कि ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, बस ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं हो सकता था, या क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन नहीं हो सकते थे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ो, नंबर ऑफ जीआई देखो। नंबर ऑफ जीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तब तो बहुत अच्छा है, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है उसको हमने n लिख दिया है, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में 2 की पावर n जो है, ये इससे आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर आ जाएगा। सिमेट्रिकल अगर कंपाउंड है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब यहाँ पे n तो पता ही है आपको, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। p क्या चीज है, अगर इवन डबल बॉन्ड है तो p का वैल्यू n/2, मतलब जितने डबल बॉन्ड है उसके अपॉन में 2 कर दो, जैसे 2 डबल बॉन्ड है तो 2/2। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके कंपाउंड में है तो p की वैल्यू होती है n+1/2, मतलब जैसे मान लेते हैं कंपाउंड में हमारे 3 डबल बॉन्ड है, तो p की वैल्यू हो जाएगी 3+1/2। 3+1 यानी 4/2, यानी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो सिमेट्रिकल केस में आपको 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 याद करना है। p में भी आपको पता होना चाहिए, इवन के केस में n/2 डायरेक्ट हो जाएगा, ऑड के केस में p की वैल्यू n+1/2 होगी, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट या सॉलिबिलिटी की बात करें तो हमेशा सिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ट्रांस से, ठीक है। सॉल्युबल भी सिस जनरली ज़्यादा होता है। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। यहाँ पे एक स्टार बना देते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी पीओएस और सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सीओएस एब्सेंट होना चाहिए। sp3 कार्बन पर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है, ये हमने कार्बन ले लिया है, इस पे 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, जैसे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे इस कार्बन पे ऐसे स्टार बना देंगे और कहेंगे ये कायरल कार्बन है, ठीक है। जैसे अगर CH3Cl है तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो हम कहेंगे वो कायरल कार्बन है, ठीक है। sp3 कार्बन पे ऑब्वियसली 4 ग्रुप लगाने के लिए sp3 कार्बन चाहिए, है ना। अच्छा, देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के साथ अगर एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन। देखो क्या एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एक कार्बन है हमारे, एक नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन पे यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसका नाम यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो 4 ग्रुप हम देखते हैं, नाइट्रोजन पे 4 ग्रुप इस समय लगे हुए हैं, आयोडीन फ्लोरीन ब्रोमीन तो लगा ही है, इसका नाम लोन पेयर को भी एक ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। तो चारों ग्रुप जो नाइट्रोजन पे लगे हैं वो अलग अलग हैं, इस हिसाब से ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ये नाइट्रोजन जो है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से। अम्ब्रेला इन्वर्जन में होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ये लोन पेयर था और ये 3 ग्रुप लगे हुए थे, ठीक है। ये आगे चल के ऐसे बन जाएगा, नाइट्रोजन ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा और 3 ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन पहले जो जिस हिसाब से था उसके जस्ट उल्टा हो गया, इसको कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाना। तो इसी वजह से अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से नाइट्रोजन के साथ अगर एक लोन पेयर है तो वो इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखने से लगता है कि हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल का इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है, इसी को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये ऑप्टिकली मतलब इनएक्टिव होता है। अब स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है, ऐसा कंपाउंड, तो स्मॉल डी स्मॉल एल को यहाँ पे लिख देते हैं हमें। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट को घुमा दे, लाइट आए राइट साइड को घुमा दे। जैसे एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे ऐसे लाइट आके गिरी, इस लाइट को अगर ये राइट साइड में घुमा देगा तो उसको हम कहेंगे डी, स्मॉल डी है, ठीक है। एल का, स्मॉल एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। एक्चुअली घर में काम चल रहा है तो इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ा। और यहाँ पे जो एल का मतलब होता है ये लेफ्ट में मोड़ देना, ठीक है। तो जैसे अगर लाइट आ रही है, उस लाइट को इस कंपाउंड ने लेफ्ट में मोड़ दिया तो इसको हम कहेंगे स्मॉल एल। तो स्मॉल डी स्मॉल एल अगर इक्वल इनका मिक्सचर कर दिया जाए, इक्विमोलर मिक्सचर यानी इक्वल मोल में इनको मिला दिया जाए, तो ऑब्वियसली ये भाई ये लाइट आई, लाइट को एल वाले ने लेफ्ट मोड़ना चाहा और डी वाले ने राइट मोड़ना चाहा, तो ये लाइट क्या करेगी, सीधी चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगा ना, इसका इधर मोड़ना इसका इधर मोड़ना कैंसिल होगा, सीधी चली जाएगी।
तो रेसमिक मिक्सचर जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाता है, क्योंकि लाइट को मोड़ ही नहीं पा रहा है, लाइट सीधी चली जा रही है। ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो चाहे डी होते हैं चाहे एल होते हैं, मतलब चाहे राइट में मोड़ देते हैं चाहे लेफ्ट में। ठीक है, लैक्टिक एसिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, कभी कभी एग्जाम में ये काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में एक कार्बन होता है, एक CH3, यहाँ COH आप लगा दीजिएगा, H और OH इधर होते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, आप इसको याद रखिएगा थोड़ा। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, उनको कहते हैं इनैंसियोमर। तो इनैंसियोमर बेसिकली ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जिनको अगर आप एक दूसरे को ऊपर रख दें या उनकी अगर आप मिरर एज इमेज बना दें तो एक दूसरे के ऊपर सही से इम्पोज नहीं, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। मतलब जैसे जैसे अगर आप जैसे अगर आप एल बनाते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप एल बनाते हैं, ये हट क्यों नहीं रहा, अब हटा। जैसे अगर आप एल बनाते हैं, ठीक है, और एल की मिरर इमेज अगर बनाते हैं आप, तो एल की मिरर इमेज ऐसी बनेगी। अब इसको इसके ऊपर रखो, तो एक एल ऐसा आपने बना रखा था और मिरर इमेज आपने लाके ऐसा रख दिया, तो दोनों एल एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, या कह लो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे इनांसियोमर। ठीक है, ये इनांसियोमर है। ठीक है, और अगर जैसे आप एम ले लेते हैं और एम की आपने मिरर के सामने एम को रख दिया, तो एम तो ऐसे ही दिखेगा, और अब इस एम को ऊपर रखोगे तो आप एकदम सेम टू सेम पाओगे। तो ये इनांसियोमर नहीं है। ठीक है, तो इनांसियोमर क्या होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। जैसे ये एल है, एल एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, या आप पी को यूज कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए। पी आप ऐसे लिखेंगे, फिर पी ऐसे लिखेंगे, एक दूसरे पे सही से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल ऐसे एलिमेंट्स को, मतलब कंपाउंड्स को इनैंसियोमर कहते हैं। अच्छा, अब मीजो क्या होता है, तो मीजो ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है जिसके पास कायरल कार्बन है। तो मीजो के पास जनरली क्या होता है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, और क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये एक कायरल कार्बन, ये एक कायरल कार्बन है किसी मीजो में, इस कायरल कार्बन ने लाइट को राइट साइड में मोड़ना चाहा, लेफ्ट साइड में मोड़ना चाहा, लेकिन इस वाले ने लाइट को राइट साइड में मोड़ दिया, तो लाइट क्या हुआ, सीधी निकल गई। तो इसको हम कहेंगे क्या है, ये एक मीजो कंपाउंड है, मतलब दो दो कायरल कार्बन है हमारे पास, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि एक कायरल कार्बन लाइट को इधर मोड़ना चाह रहा था, दूसरा इधर मोड़ना चाह रहा था। तो ये एक मीजो कंपाउंड है जिनमें कायरल कार्बन तो होते हैं लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगला है हमारा डायस्टेरियोमर। अगला है डायस्टेरियोमर। ठीक है, तो देखो डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते ही नहीं है। तो इनांसियोमर तो मिरर इमेज होते हैं, बस इम्पोज नहीं कर सकते, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। डायस्टेरियोमर मिरर इमेज है ही नहीं। ठीक है, तो डायस्टेरियोमर के अगर एग्जांपल अगर आप देखें, मान लेते हैं जैसे एक कंपाउंड है जिसमें ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक मिरर लगा देते हो तो यहाँ पे कंपाउंड ऐसे करके क्लोरीन नीचे आ जाएगा, तो ये कंपाउंड के मिरर इमेज है। लेकिन मान लेते हैं एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक क्लोरीन यहाँ पे वेज पे लगा हुआ है, एक क्लोरीन जैसे यहाँ पे मान लेते हैं वेज पे लगा हुआ है, और दूसरा क्लोरीन जो है वो ऐसे डैश पे लगा हुआ है। वेज डैश समझते हो, वेज मतलब ये आपके स्क्रीन के बाहर आ रहा है ना, बाहर निकल आ रहा है। डैश मतलब ये आपके स्क्रीन के पीछे निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये वेज और डैश होता है। वेज मतलब आउट ऑफ द प्लेन, और डैश मतलब इन द प्लेन, या फिर दूसरे साइड आपके जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपाउंड था, ये चेन है हमारे कार्बन की, इसमें एक क्लोरीन वेज पे लगा है, एक पे डैश पे लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सेम कंपाउंड है, मतलब यही कंपाउंड हम फिर से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों क्लोरीन डैश पे लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों क्लोरीन डैश पे लगे हुए हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सॉरी वेज पे लगे हुए हैं, है ना। तो दोनों क्लोरीन जब वेज पे लगे हुए हैं और यहाँ पे एक क्लोरीन वेज पे लगा है, एक डैश पे, अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे डायस्टेरियोमर। तो डायस्टेरियोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो बेसिकली एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जो कि सिमेट्रिकल भी है, तो एकदम सेम टू सेम दिखेगा जैसे हमने एम बनाया था। तो मिरर इमेज ऑफ सिमेट्रिकल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, हमने एक एम बनाया था, है ना, एम हमने बनाया, यहाँ पे मिरर लगाया, आगे हमें एम ही दिखेगा। ठीक है, तो ये दूसरे एक दूसरे पे आप रख दोगे तो सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी अगर नहीं है तो हम उसको आइडेंटिकल कह देंगे। ठीक,
अच्छा, अब देखो कैपिटल डी और कैपिटल एल स्मॉल एल से अलग है। स्मॉल डी स्मॉल एल किस बेसिस पे था, लाइट किधर जा रही है, और वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, ठीक है, हम नहीं निकाल सकते उसको। कैपिटल डी कैपिटल एल हम खुद बता सकते हैं, कैसे? सबसे आखिरी एसिमेट्रिकल कार्बन चुनो, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसका सबसे आखिरी एसिमेट्रिकल कार्बन देखो, एसिमेट्रिकल या कह लो कायरल कार्बन, ठीक है, जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हैं, उसको एसिमेट्रिकल कार्बन कहा गया है। तो कोई भी कंपाउंड का आखिरी एसिमेट्रिकल कार्बन देखो, अगर उस पे OH जो है वो राइट साइड में है तो डी कह लेंगे, OH अगर लेफ्ट साइड में है तो एल कह देंगे। जैसे ये कंपाउंड हमें दे रखा है, इस कंपाउंड में देखो यहाँ पे एक्स कुछ लगा हुआ है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये नीचे वाला कार्बन जो है इसमें ये एसिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि देखो दो हाइड्रोजन है, OH है, तो ये नीचे वाला कार्बन बेसिकली कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक OH, और फिर ऊपर कई सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना। तो ये नीचे वाला कार्बन एसिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि एक ये दोनों हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये बीच वाला कार्बन जो है ये वाला, ये एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल कार्बन देखो, सबसे आखिरी एसिमेट्रिकल कार्बन देखो, उसमें अगर OH राइट साइड में है तो ये हमारा कैपिटल डी वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है। अगर OH लेफ्ट में होता तो हम इसको कैपिटल एल लिख देते हैं। तो कैपिटल एल कैपिटल डी स्मॉल डी अलग है। कैपिटल डी जो है वो सिर्फ OH के पोजीशन पे डिपेंड करता है। स्मॉल डी स्मॉल एल हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देख लो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। अगर एसिमेट्रिकल कार्बन है तो बहुत आसान है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है, कितने कायरल कार्बन है वही n। तो अनसिमेट्रिकल अगर कंपाउंड या एसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो 2 की पावर n। सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा n की वैल्यू इवन है या n की वैल्यू ऑड है। अगर इवन है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। तो ये आपका फॉर्मूला काफी ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर से मिलता जुलता है ना, सिमेट्रिकल के केस में, और एसिमेट्रिकल के केस में भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी यही था। तो दोनों साथ में याद रखना, तो मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना। अच्छा देखो अगर n इवन है तो ऑप्टिकल आइसोमर मेरिज्म होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1, ठीक है। जो 2 की पावर n-1 है ये इनैंसियोमर को दिखाएगा, और जो 2 की पावर n/2 - 1 है ये मीजो कंपाउंड्स को दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग दोनों पूछा गया है कि इनैंसियोमर कितने हैं और मीजो कंपाउंड कितने हैं इस आइसोमर में, ये भी आप बता सकते हो अगर फॉर्मूला याद है, ठीक है। अच्छा, n अगर ऑड है तो ऑप्टिकल आइसोमर की वैल्यू जो होगी वो 2 की पावर n-1 सीधा होगी। तो ये तो काफी आसान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एनेंसियोमर और मीजो अगर आप अलग अलग बता सकते हो तो काफी अच्छा मतलब क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना बस। अच्छा, एलील्स की बात करते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा। ज्योमेट्रिकल कब शो करते थे, जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। ऑप्टिकल कब शो करेंगे, जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। दूसरी चीज, ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ए और बी साथ बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये देखो दो डबल बॉन्ड है, यानी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ए और बी लगा हुआ है, यहाँ ए बी दोनों अलग अलग कंपाउंड है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें देखा जाएगा, ठीक है। बाईफिनाइल की बात करते हैं। बाईफिनाइल मतलब दो जिसमें दो बेंजीन रिंग लगी हो, वो तरह का कंपाउंड। ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। तो अब देखो, अब बाईफिनाइल लगा हुआ है ना, ये एक फिनाइल ये फिनाइल, तो बाईफिनाइल लगा हुआ है, इसमें ए लगा है बी लगा है, यहाँ पे ए लगा है यहाँ पे बी लगा है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, ए अलग है बी अलग है, ए अलग है बी अलग है, तो हमारा बाईफिनाइल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अच्छा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? तो कन्फर्म तो कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है कि बेसिकली अलग अलग तरीके से एक कंपाउंड दुनिया में रह सकता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टैगर्ड फॉर्म की सबसे ज़्यादा होती है, फिर गाउचे, फिर एलिप्स्ड फॉर्म की। तो स्टैगर्ड गाउचे और एलिप्स्ड का एक एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। जैसे C2H6 अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, है ना। जैसे C2H6 है हमारे पास, C2H6 है हमारे पास, है ना। तो क्या होता है कन्फर्मेशनल या फिर गाउश क्या होता है, ये बताना है, ठीक है। तो जैसे देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर जो होता है ये दो तरीके से दिखाया जाता है, सॉहर्स प्रोजेक्शन से और न्यूमैन प्रोजेक्शन से। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक डॉट लिख दिया, और ये डॉट एक कार्बन को शो करता है, C2H6 के पहले कार्बन को शो करता है, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन से आपने पता है, देखो C2H6 में क्या होता है, CH3 यानी एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इस डॉट से हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए ऐसे,
ठीक है, एक सेकंड। 3 हाइड्रोजन इस डॉट से हमने ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन लगेंगे। जो दूसरा वाला कार्बन होगा हम उसको पीछे मान के चलेंगे और ऐसे बड़ा सा सर्कल से दिखाएंगे, और इस सर्कल पे 3 हाइड्रोजन फिर जोड़ देंगे। मान लेते हैं तीनों हाइड्रोजन अगर हमने ऐसे ऐसे जोड़ दिए, तो देखो कोई भी दो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, जब ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होती है किसी भी दो हाइड्रोजन के बीच में, तो इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैगर्ड। ठीक है, अब यही अगर हम इस तरीके से कर दें कि ये है पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, ये बना सर्कल, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन देखो 6 हाइड्रोजन है, दोनों छो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप बेसिकली कर नहीं रहे, मतलब सामने से आप देखेंगे तो एक दूसरे को ऊपर दिखेंगे, तो इसको हम कहते हैं एलिप्स्ड। एक्लिप्स्ड, है ना, ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आपको देखो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्लिप्स्ड के केस में हाइड्रोजन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है। इसके बीच में कुछ भी होगा तो उसको हम गाउचे या स्क्यू फॉर्म कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे हम बनाए, ये एक है और ये दूसरा कार्बन है, पहले कार्बन से ये 3 निकले हुए हैं और दूसरे कार्बन से ये एक निकला है, एक ये निकला है और एक ये निकला है। ठीक है, तो ये दोनों पास पास में है, ये भी पास पास में है, ये भी पास पास में है, लेकिन यह यहाँ पे ना मिनिमम वाली कंडीशन है ना मैक्सिमम वाली, तो इसको स्क्यू फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड और स्क्यू। अब इसमें स्टेबिलिटी देखो स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि हाइड्रोजन दूर दूर है, ठीक है, रिपल्सन कम होगा, इसीलिए स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक्लिप्स्ड की सबसे कम होगी क्योंकि हाइड्रोजन बहुत पास पास है, ठीक है, तो इसीलिए इसकी सबसे कम है। और स्क्यू फॉर्म की या गाउचे फॉर्म की, गाउच फॉर्म की, आप कुछ भी कह लो, उसकी स्टेबिलिटी बीच में होगी क्योंकि मतलब मीडियम इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन के बीच में, तो ये बीच में आ गया। ठीक है, तो ये होता है C2H6 का। अब ये 100, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसी को आप बना सकते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन के हिसाब से, जहाँ पे कार्बन ये एक हमने बनाया, ये एक कार्बन और ये एक लाइन हमने बना दी, तो ये बेसिकली इस लाइन पे एक कार्बन पीछे एक कार्बन आगे है। अब आगे वाले कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन है वो हम इस तरीके से दिखा दें, मान लेते हैं 1 2 3, पीछे वाले पे भी इस तरीके से दिखा दें 1 2 और 3। तो देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में काफी पास पास होंगे, तो इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड। ठीक है, सॉरी, इसको हम कहेंगे एलिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, है ना। एक्लिप्स आप जानते हैं, एक्लिप्स मतलब क्या होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, जहाँ पे धरती मून के और सन के सामने आ जाती है। ठीक है, तो एक दूसरे के हाइड्रोजन जब एकदम सामने सामने आ गए तो एक्लिप्स्ड फॉर्म दिखेगा आपको। और स्टैगर्ड फॉर्म कैसा दिखेगा, तो जैसे ये हमारी लाइन है कार्बन वाली, पीछे वाले में ऐसे रेड कलर से बनाते हैं, पीछे वाले जो हमारे वो हैं कार्बन हाइड्रोजन है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे थे, तो आगे वाला हाइड्रोजन ये पहला वाला ऐसे नीचे चला गया, तो ये ऊपर है ये नीचे चला गया, ये इस साइड की ओर है तो ये इस साइड की ओर चला गया, ये इस साइड की ओर है तो ये इस साइड की ओर चला गया। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से होंगे, ये इससे मतलब ये वाला इससे, मतलब आप देख लीजिएगा, है ना, अलग अलग मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे बेसिकली, और इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। तो दो स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड या फिर ये जो भी कंफर्मेशनल आइसोमर है, ये आपको दोनों तरह के दिख सकते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं, न्यूमैन में भी। ठीक है, आसान है, बहुत आसान टॉपिक है ना। अब आ जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को खींचना, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो प्लस आई इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो माइनस आई वाले कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देते हैं और अपने से दूर ले आते हैं। माइनस आई का ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है, तो अच्छे से याद रखना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में भी काफी काम आता है। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा माइनस आई का होता है NF3 का, फिर NR3 का, फिर SR3 का, फिर NH3+, NO2SO3H साइनाइड, फिर CHO COH, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी चारों हेलोजन, फिर OR, फिर OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर हमारा ये बेंजीन रिंग आ जाएगी, फिनाइल जिसे आप कहते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एकदम आखिरी में होता है। तो ये माइनस आई का ग्रुप होता है। ना फरहान ना ऋतिक, ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको, अगर आपको थोड़ा वो याद है, क्या कहते हैं, निमोनिक याद है तो। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो माइनस आई के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अच्छा, आई का जो इफेक्ट होता है ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे, जैसे मान लेते हैं, ये कहाँ चला गया, हम्म, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये इस तरीके का कार्बन है और यहाँ पे हमारा
OH लगा हुआ है जो कि एक माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस कार्बन से काफी ज्यादा खींचेगा, इससे कम खींचेगा, इससे बहुत कम खींचेगा, और यहाँ आते आते तो इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो जो माइनस आई होता है ये डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, फिर नंबर पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं यहाँ एक की जगह 2 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना, तो नंबर पे उसके बाद पहले डिस्टेंस पे आप देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आपको इफेक्ट सोचना है, तो इस कार्बन पे कितना इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि कितने पास है OH के। उसके बाद ये नंबर पे डिपेंड करेगा कि कितने माइनस आई ग्रुप है, और उसके बाद ये पावर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे OH है या फिर NF3 है या NR3 है, ये आखिरी में पावर आएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर नंबर पे, फिर पावर पे। ऐसे प्लस आई का जो ऑर्डर है ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं आता ये, लेकिन फिर भी काफ़ी काम आता है कई जगहों पे। जैसे CH-, NH-, O-, CO-, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन्स। यहाँ पे अमीन्स लिखना भूल गया मैं, है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद मीथेन हमारा, फिर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, प्लस आई का ऑर्डर ये। अब आ जाते हैं रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस के लिए एक बेसिक कंडीशन है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन हम देख लेते हैं यार। अगर कहीं पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेशन, है ना। जैसे कि यहाँ पे कई सारे एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर लोन पेयर्स है ना, या LP लिख देते हैं, तो इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेशन। यहाँ पे LP लिख देते हैं। ठीक है, LP मतलब लोन पेयर। ठीक है, इसका नाम होगा पाई सिग्मा। ठीक है, पाई सिग्मा, इसका अलावा निगेटिव चार्ज अगर साथ में है, ठीक, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज साथ में है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, ये पेयर बेसिकली होता है, ये जरूरी होता है रेजोनेंस के लिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, न्यूट्रल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जितने भी रेजोनेंस हैं, मान लेते हैं 6-7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं किसी कंपाउंड के, तो उसमें जो न्यूट्रल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट, जितने ज़्यादा नंबर मतलब एटम्स जो हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे वो स्टेबल होंगे। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सेम चार्ज जो है वो डिस्टेंट एटम पे होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो दूर दूर ऑब्वियसली जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी जितना होगी। ठीक है, तो सेम चार्ज जो है वो डिस्टेंस एटम पे होना चाहिए। एंड वाइस वर्सा मतलब अगर अपोजिट चार्ज है, यानी प्लस माइनस अगर चार्ज दोनों डेवलप हुआ है तो वो पास पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कोई एटम है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोई एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले आपको न्यूट्रल देखना है, फिर नंबर ऑफ एटम, फिर कंप्लीट ऑक्टेट, फिर बॉन्ड देखना है। 3 में ही आपका काम 99% क्वेश्चन हो जाएंगे, चौथे पे जाने की जरूरत ज्यादातर आपको पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो 4 तक तो आप 100% याद रखिएगा, फर्स्ट से लेकर 4 तक। ठीक, अगला है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी। देखो, रेजोनेंस एनर्जी ना पढ़ो क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं रह गया है। ठीक है, अभी ये अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स देखेंगे तो इसमें कुछ खास रेजोनेंस एनर्जी से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये छोड़ दो, आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब M इफेक्ट आता है। M इफेक्ट आता है तो प्लस M और माइनस M का थोड़ा ऑर्डर आपको, ऑर्डर नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स मतलब एटम्स हैं जो कि कंपाउंड्स हैं जो कि प्लस एम शो करते हैं। तो जैसे OH है, OCH3 है, NH2 है, NH CO CH3 है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, प्लस एम, ये सारे शो करते हैं। एल्डिहाइड है, NO2 कार्बोक्सिलिक एसिड, COCH3, और साइनाइड, ये सारा माइनस एम शो करता है। ठीक है, तो ये प्लस एम और माइनस एम का थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर OCH3 और OH में कंपेयर करें तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो OCH3 का ज़्यादा होता है, प्लस M इफेक्ट जो होता है वो OH का होता है, OH3 का कम होता है। ठीक है, तो प्लस M और माइनस M जो इफेक्ट होता है ये मेटामेरिज्म बेसिकली कहा जाता है कि जो रेजोनेंस होता है उसके वजह से आता है। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास, ये एक हमारा बेंजीन है ना, ये हमारा बेंजीन है। अब इस बेंजीन पे अगर आप OH लगा देते हो तो OH के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है कि इधर आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाता है और रेजोनेंस शुरू हो जाता है। तो देखो, लोन पेयर अंदर गया है रिंग के,
जब लोन पेयर रिंग के अंदर गया है, मतलब रिंग को लोन पेयर को डोनेट किया गया है, मतलब रिंग के अंदर भेजा गया है, तो इसको हम कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। यहीं पे अगर NO2 होता तो NO2 कैसे बिहेव करता, जैसे OH हटा के हम NO2 लगाते हैं यहाँ पे, सब हट गया, ठीक है। यहीं पे प्लस एम माइनस एम वाला कैसे बिहेव करता है जरा देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कुछ लगाते हैं, CHO लगा लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, हाँ CHO हमने इस पर लगा दिया। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस लोन पेयर को खींचेगा अपने पास, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो लोन पेयर को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं ये बेंजीन रिंग है, तो ये क्या होगा, ये लोन पेयर इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली लोन पेयर देखो बाहर की ओर जा रहा है, मतलब रेजोनेंस की वजह से ही लोन पेयर जो है वो रिंग से बाहर की ओर जा रहा है, या करो पाई बॉन्ड जो है वो रिंग से बाहर की ओर जा रहा है। इसको हम कहते हैं माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट जो होता है ये रेजोनेंस की वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इरेज करते हैं। हेलोजेंस जो होते हैं इनका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है प्लस एम इफेक्ट से। अभी आप देखेंगे कि जब कभी कोई ऑर्डर चेक किया जाता है, जैसे एसिडिटी का ऑर्डर या बेसिसिटी का ऑर्डर, तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि देखो हम पहले एम इफेक्ट को चेक करेंगे, क्योंकि एम इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन हेलोजेंस के लिए जो आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसके एम इफेक्ट के कंपेरिजन में। तो हेलोजेंस का जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी की एक और चीज बात करनी है स्टेबिलिटी में। हमने रेजोनेंस में 3-4 पॉइंट पढ़े थे स्टेबिलिटी के, उसके अलावा इक्वल रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है अनइक्वल रेजोनेंस से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आपको देखो। तो इक्वल रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है, इक्वल रेजोनेंस में जो चार्ज होता है या फिर जो डबल बॉन्ड होता है वो सेम एटम्स के बीच में डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं इक्वल रेजोनेंस। जैसे यहाँ पे देखो इस केस में, इस केस में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, जो चार्ज होता है, जैसे चार्ज है नेगेटिव चार्ज जो है वो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अगर आप इसका, और यहाँ पे माइनस है, अगर आप इसका रेजोनेंस बनाना शुरू करेंगे तो ये डबल बॉन्ड हटके यहाँ आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटके यहाँ जाएगा। तो देखो जो भी नेगेटिव चार्ज हो रहा है या फिर डबल बॉन्ड जो हो रहा है, इसका मूवमेंट जो हो रहा है वो दोनों हर बार कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, और जो चार्ज है वो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं इक्वल रेजोनेंस। इक्वल रेजोनेंस में दो बातें याद रखना, कि एक तो जो सेम एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, रेजोनेंस में आप देखेंगे इक्वल रेजोनेंस में क्या होगा कि सेम एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता रहेगा और चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, तो उसको हम कहेंगे इक्वल रेजोनेंस। और इक्वल रेजोनेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है अनइक्वल के कंपेरिजन में। जैसे यहाँ पे देखो जो CH3COO माइनस है, इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 2RS मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि जो फेनॉल है इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। फिर भी जो हमारा एसिटिक एसिड का जो आयन बना है ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इक्वल रेजोनेंस होता है हमेशा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है इक्वल रेजोनेंस अनइक्वल रेजोनेंस में जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना, और एग्जांपल ये याद रखना, ये वाला, क्योंकि एसिटेट आयन का एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना है। बस हम आखिरी पेज पे आ गए हैं, ठीक है। देखो हम भी कोई भी स्टेबिलिटी अब हम चेक करेंगे, एक सेकंड। जब कोई भी स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे तो सबसे पहले उसमें बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी एटम एलिमेंट मतलब कंपाउंड है हमारे पास, वो स्टेबल है कि नहीं, सबसे पहले बैक बॉन्डिंग चेक करना, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कमजोर होता है, ठीक है। रेजोनेंस मतलब यहाँ पे एम इफेक्ट है, ठीक है। रेजोनेंस मतलब एम इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव मतलब आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट जो होता है वो सबसे कमजोर होता है, आखिरी में उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम बैक बॉन्डिंग का ध्यान देंगे, एरोमेटिसिटी का, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एरोमेटिसिटी कैसे पता लगाई जाती है, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपको याद रखना है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी एरोमेटिक, तब भी एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक में और क्राइटेरिया क्या है, प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, पूरा पूरा कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए, और साइक्लिक होना चाहिए। तो सबसे पहले साइक्लिक देखना है आप कि साइक्लिक है कि नहीं। तो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स तो एरोमेटिक होंगे नहीं। तो जैसे ये है हमारे पास, ये क्या है, बेंजीन है,
आपको पता है बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो देखो साइक्लिक है सबसे पहले हमें पता चलेगा, कंप्लीट रेजोनेंस है बिल्कुल, ये ये तीनों डबल बॉन्ड जो हैं ये आपस में रेजोनेंस लगातार करते रहते हैं और पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस है, ठीक है। प्लेनर है बिल्कुल, क्योंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो प्लेनर का सबूत होता है 99.9% केसेस में। तो हमारे सिलेबस में आप याद रखिएगा, जब भी आपको प्लेनर पता करना रहे तो आपको देखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, ठीक है। इसका नाम 4n+2, n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 6 आ जाएगा ना, 4+2 6। तो यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, दो दो 4 और दो 6, तीन बॉन्ड है, दो दो इलेक्ट्रॉन तीनों में है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। बेंजीन एरोमेटिक होती है। अब एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4n+2 है, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए और साइक्लिक मॉलिक्यूल। तो तीन क्राइटेरिया तो सेम ही है, प्लेनर, कंप्लीट रेजोनेंस, साइक्लिक मॉलिक्यूल दोनों में। बस अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, वो याद रखना कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक होता है ना, क्योंकि हमने अब ऊपर देखा ही, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक होता है। फिर उससे कम मतलब स्टेबल जो होते हैं नॉन एरोमेटिक होते हैं, मतलब जिनमें एरोमेटिसिटी है ही नहीं, ठीक है। और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बहुत कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हम दो चीजों के बारे में पढ़े हैं अभी, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक मतलब जिनमें जैसे मान लेते हैं जिनमें रेजोनेंस ही नहीं है कंप्लीट, या जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया, है ना। जो एरोमेटिक नहीं है वही नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक का बस ध्यान देना कि ये सबसे कम स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी को ये बेसिकली घटा देता है काफी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आखिरी पॉइंट है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की थी ना ऊपर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, यहाँ पे भी अल्फा एच होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, या पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल। मतलब जैसे अगर हम मान लेते हैं, ऐसे मान लो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है ना, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों का इन दोनों पे एक एक एच होगा, है ना। तो यहाँ पे एच लिख देते हैं, फिर से बना देते हैं इसको, फिर से बना देते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं। तो आप पहले क्या करो, डबल बॉन्ड जो है उस वाले दोनों कार्बन को, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनको ऐसे घेरे में ले लो। अब इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो इससे कार्बन जुड़ा है इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे लगा जो हाइड्रोजन है इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है। तो पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी अच्छा खासा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में भी ऐसे ही, अगर आप पॉजिटिव चार्ज होता उसको भी आप क्या करता गोले में कर देते और देखते कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ज्यादातर पाई बॉन्ड का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन +1 होते हैं। तो जैसे 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 7 यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरी चीज, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब जितने ज्यादा स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एक और चीज याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो काफी अच्छी स्टेबिलिटी होगी। कोई एक एग्जांपल अगर हम ले जिसमें मान लेते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी, ठीक है। तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, ठीक है। हाँ, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और ये बेसिक है। आप ये मत सोचना कि ये आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल पढ़ा दिया गया, नहीं। ये उन लोगों के लिए है ये लेक्चर जिन्होंने पहले कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आपको काफी दिक्कत होने वाली है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगर अगले वीडियो में। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो उसको लेके आप मतलब प्रिंट आउट करा के या फिर फोन में आप अपने पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना। बाय।